गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सो यार, अपने टाटा हैरियर को 3.5 साल और 60,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चलाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। सो इस वीडियो को मैं बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करूंगा ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आए। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मैंने टाटा हैरियर ही क्यों ली 2020 में। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका माइलेज एंड डिफरेंट टेरेन्स में चलाने की इसका एक्सपीरियंस कैसा है। इसके बाद मैं बात करूंगा इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में। Then I'll talk about its drivability in different areas, hilly areas, highway और city drive। इसके अलावा मैं फाइनल जजमेंट दूंगा कि आपको टाटा हैरियर 2024 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये बातें हम करेंगे गाड़ी के अंदर चल के। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2020 में मैंने टाटा हैरियर ही क्यों ली। तो जब हम गाड़ी देखने जा रहे थे 2020 जुलाई अगस्त के अराउंड, तो उस टाइम पे हमारा प्लान बना था कि हम फोर्ड इकोस्पोर्ट टॉप मॉडल टाइटेनियम एस लेंगे। वो हमारे बजट में भी था, अंडर 15 लाख, और गाड़ी भी सही थी, फीचर्स वगैरह बहुत ही अच्छे थे। बट देन फॉर सम रीज़न हमने उसको छोड़ के फिर क्रेटा देखा। क्रेटा एसएक्स मॉडल, ऑप्शनली एसएक्स मॉडल जिसमें पैनोरामिक सनरूफ आ रहा था, वो मेरी छोटी बहन को बहुत पसंद था। तो फिर हमने सोचा कि चलो यही फाइनल करते हैं एंड लेते हैं। अभी उसके टेस्ट ड्राइव वगैरह के लिए जाने वाले थे, बट उसी के 1-2 दिन के अंदर एक और आर्टिकल आउट किया टाटा ने कि वो XT प्लस करके एक वेरिएंट लॉन्च करने वाले हैं जिसमें पैनोरामिक सनरूफ होगा। और फिर हमारा बजट जो कि 14-15 लाख का था, वो बढ़ के पहले तो क्रेटा तक गया था 17 लाख तक। फिर उसके बाद हमने उसको और बढ़ाया और फिर उसको 20 लाख पे लेकर चले गए, 20-20.5 लाख के आसपास। और पापा को हैरियर बहुत पहले से ही पसंद थी। उसके कुछ रीजंस थे कि सबसे पहले तो इसका बिल्ड क्वालिटी, आपको पता ही है टाटा के बारे में कि बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और ये हमने भी देख लिया, इसके डोर का जो थर्ड की जो आवाज़ है उससे पता लग जाता है कि इसका बिल्ड क्वालिटी कितना बढ़िया है, कितना सुपीरियर है बाकी गाड़ियों के हिसाब से। और फिर इसके अलावा जो था वो ये था कि इसके लुक्स, भाई इसके लुक्स बहुत ही पसंद है। पापा को भी पर्सनली बहुत अच्छे लगते थे। शुरुआत में जब 2019 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उस टाइम भी उनको बहुत पसंद आया था। तो हमने सोचा कि हाँ, फिर हैरियर ही लेते हैं। और इसका बुकिंग किया हमने सितंबर में एंड फाइनली 8 दिसंबर 2020 को हमने ये गाड़ी जो है डिलीवरी ले ली इसकी। 3 महीने का वेटिंग था, बट 3 महीने से भी कम लगा। हमने सितंबर लास्ट वीक में बुक करा था और ये हमें दिसंबर फर्स्ट वीक में मिल गया। उसके पहले आ चुका था, बट कुछ डिले चल रहा था हाईवेज वगैरह पे, जिसके कारण दिल्ली की एंट्री उसकी बंद थी। तो 3 महीने के पहले ही मिल गई हमें गाड़ी और बस यही था, फिर हमने ले लिया। सो गाइज, अब मैं बात करने जा रहा हूँ टाटा हैरियर की परफॉर्मेंस के बारे में। सो गाइज, दिस कार कम्स विद 2.0 क्रायोटेक डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करती है 170 हॉर्स पावर एंड 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, विच इज मोर देन सफिशिएंट बीट फॉर एनी टेरेन। चाहे आप हिली एरियाज में चले जाओ या फिर आप सिटी ड्राइव करो या फिर हाईवे पे क्रूज करना हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा इसका इंजन। और साथ ही में इसकी इंजन की ट्यूनिंग इतनी बढ़िया तरीके से की गई है, क्योंकि यही सेम इंजन जो फिएट से सोर्स किया गया है वही सेम MG हेक्टर में भी आता है एंड जीप कंपस में भी आता है 2.0। बट इसका जो माइलेज है, इसका माइलेज बहुत ही बढ़िया है। ये मुझे सिटी ड्राइव करूं या फिर हाईवे पे जाऊं, सब पे बहुत ही अच्छा माइलेज देता है। अगर मैं बात करूं माइलेज की, तो सिटी में ये मुझे देता है अराउंड 11 to 13 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक कंडीशंस। और मैं ये दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अगर मैं हाईवे पे क्रूज करूं अराउंड 90 to 120, तो ये मुझे 18 से 20 तक का माइलेज दे देता है। और वहीं अगर मैं हिली एरियाज में जाऊं, तो हिली एरियाज में वो मुझे देता है लगभग 8 से 10 के बीच का माइलेज, जो कि मुझे लगता है कि हाँ सही है। अगर इतना बड़ा इंजन है तो इसके हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से ट्यूनिंग की गई है इस गाड़ी की। मुझे पर्सनली इसके इंजन से, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट, कि किसी को भी टाटा हैरियर के इंजन से परफॉर्मेंस के मामले में कभी भी कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। सो गाइज, अब मैं बात करने जा रहा हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी कार, क्योंकि गाड़ी ले लेना मुश्किल नहीं होता, गाड़ी को संभालना, उसको मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम होता है। सो द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ दिस कार। तो टाटा हैरियर के साथ एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आपको सबसे पहले तो जो मेजर सर्विस है वो आपको हर 15,000 किलोमीटर्स पे कराना होता है, और न कि आपको 10,000 किलोमीटर जो कि यूजुअली गाड़ियों के साथ होता है वो कराना होता है। बट देन उसके साथ ही जो 5,000 एक्स्ट्रा जो किलोमीटर्स हमें मिलते हैं सर्विस कराने के लिए,
तो उसके हिसाब से ही सर्विस कॉस्ट भी बढ़ जाती है बाकी गाड़ियों के मुकाबले। जो मेरा पहला, इसके साथ 2 फ्री मेजर सर्विस आती है, 15,000 वाली और 30,000 वाली। उसमें लेबर बेसिकली फ्री होता है। तो उसमें जो कॉस्ट आया था मेरा, पहले वाले में आया था अराउंड 10-12,000, और सेकेंड वाले में क्योंकि ब्रेक पैड्स एंड ऑल चेंज हुए थे तो उसमें मेरा कॉस्ट आया था लगभग आई गेस 15-17,000 के आसपास। तो ये कॉस्ट रहा था। और जो 45,000 वाली जो सर्विस कराई थी मैंने, वो अराउंड 46-47,000 पे कराई थी। उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी यूट्यूब पे। तो उसका कॉस्ट मुझे आया था 25-27,000 के आसपास। और वो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा था क्योंकि उस टाइम पे मेरे डिस्क पैड्स एंड ब्रेक्स वगैरह चेंज हुए थे, बेसिकली डिस्क टर्न हुए थे, तो उसके कॉस्ट एक्स्ट्रा लगे थे, वरना वो भी 22-23 हज़ार में हो जाता। एंड फाइनली अभी जो 60,000 किलोमीटर ऑलरेडी गाड़ी चल चुकी है, तो ये जो सर्विस मुझे करानी है, इसका मैंने अप्रॉक्सीमेट उनसे एक मांगा था, तो उन्होंने बना के दिया था अराउंड 35,000। हाँ जी, 35,000। और ये इसलिए क्योंकि इंजन बेल्ट एक चीज़ होती है इंजन में, वो बेल्ट चेंज होना है जिसका कॉस्ट अराउंड 4-5,000 है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि और भी चीज़ें कुछ हैं, वेयर एंड टियर जो हो जाती है, जो टाटा रिकमेंड करती है 60,000 किलोमीटर पे चेंज कराने के लिए, तो वो कराने के लिए उन्होंने बताया है। अब मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि गाड़ी के 3 साल ऑलरेडी जो वारंटी पीरियड है वो लैप्स हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ कि टाटा में ही कराना चाहिए या फिर गो मैकेनिक वगैरह में भी ट्राई करना चाहिए। तो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया, बट या इन द कमिंग फ्यू डेज़ मैं इसकी सर्विसिंग करा लूँगा और तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि फाइनली मैंने कहाँ से सर्विस कराया है। तो भाई ये रहा मेंटेनेंस कॉस्ट, आपको समझ में आ गया होगा कि लगभग मेरे अभी तक 50,000, हाँ लगभग 50,000 मेरे अभी तक खर्च हो चुके हैं इसके मेंटेनेंस पे, सिर्फ और सिर्फ सर्विसिंग की मैं अगर बात करूँ तो। और अभी इसमें 60,000 किलोमीटर वाला इंक्लूडेड नहीं है, तो 3.5 साल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 60,000 वाला इंक्लूड कर दो तो आपको 60-80 हज़ार पड़ जाएगा आपको लगभग 3.5 साल में, जो कि मुझे लग रहा है कि पर ईयर के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 25,000 के आसपास, 25,000 एक अप्रॉक्सीमेट आप लेके चल सकते हो। गाड़ी अगर आप ये 4 साल रख रहे हो, 4-5 साल, तो आपको 25,000 के हिसाब से सर्विसिंग की कॉस्ट पड़ेगी। और साथ ही अभी 5-10 दिन पहले ही मैंने इसका बैटरी चेंज किया। जो गाड़ी की जो बैटरी आती है, एक्साइड की इसमें बैटरी आती है, वो इसका मैंने चेंज करा है, वो पड़ा मुझे 7,000 का। और साथ ही इसके की जो चाबी है, इसका भी बैटरी मैंने चेंज करा, वो तो 40-50 रुपये का ही था। बट या इसका ये पता लग जाता है इससे कि इसकी जो लाइफ है वो अराउंड 3-3.5 साल है बैटरी की, डिपेंडिंग अपॉन द एरियाज वेयर यू लिव। ठंड में बहुत जल्दी बैटरी ड्रेन आउट हो जाती है। तो या ये था गाड़ी के मेंटेनेंस के बारे में। अब बात करते हैं गाड़ी के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा गाड़ी के डीमेरिट से। तो सबसे पहला जो इसका डीमेरिट है, जो हर किसी को एक प्रॉब्लम आएगी जब आप गाड़ी चलाओगे, तो वो है इसका क्लच। इसका क्लच जो है वो काफ़ी डीप ट्रैवल करता है, जिसके कारण आपके लेफ़्ट पैर की बैंड बच जाएगी अगर आप किसी भी जैम में फंसे हो या ट्रैफिक कंडीशंस में चला रहे हो। तो दिल्ली में तो नॉर्मली ट्रैफिक रहता ही है, तो बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। बट या इफ़ यू आर गोइंग फॉर द ऑटोमेटिक वर्जन तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्लच का उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। सो या एक चीज़ मुझे ये लगी। सेकंड, इसका जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा सा, क्योंकि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, तो थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है जब आप हिली एरियाज़ में चलाते हो जहाँ पे आपको टर्न करना होता है ना। तो ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता है स्टीयरिंग हैवी होने के कारण। थर्ड, जो लोगों को प्रॉब्लम आती है वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये मैं लोगों को इस प्रॉब्लम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली इतना फ्रीक्वेंट तो कभी लैग देखने को मिला नहीं। बहुत ही रेयरली मुझे कभी कभार दिखता है जब मैं एप्पल कारप्ले प्लग इन करता हूँ या फिर एंड्रॉयड ऑटो प्लग इन करता हूँ, उसी टाइम बस मुझे प्रॉब्लम होती है, नहीं तो नॉर्मली मुझे प्रॉब्लम होती नहीं है अभी तक। बहुत ही कम हुआ है, वंस इन अ वाइल्ड टाइप्स हुआ है। बट या मैंने रिव्यूज़ देखे हैं लोगों के, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इस चीज़ से। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है इसका फिट एंड फिनिश। भाई इसके फिट एंड फिनिश की तो मतलब क्या ही बोलूँ। अगर कोई इंसान 20-21 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो ये तो डिज़र्व नहीं करता वो, जो मैंने देखा है। मतलब इसके बूट को देख लो आप,
बूट में पेंटिंग इश्यूज, इसके पैनल गैप्स, आपको कितनी भी बढ़िया गाड़ी मिल जाए, इसका टॉप मॉडल ले लो या बेस मॉडल ले लो, उसमें आपको फिट एंड फिनिश में इशू होगा ही होगा, चाहे कुछ हो जाए। इनफैक्ट नॉट ओनली दैट, बट इसमें ऑल्सो रस्टिंग इश्यूज हैं, ठीक है। मतलब क्वालिटी आप देख लो, कोई 20-21 लाख रुपए गाड़ी में खर्च कर रहा है, इसके बाद भी रस्टिंग इश्यूज बोनेट में आपको दिख जाएगा, आपको बूट में जहाँ पे लॉक होता है बूट, वहाँ पे आपको दिख जाएगा इसके रस्ट, और इंजन के साइड में तो बहुत ही ज़्यादा दिखेगा। तो एक रस्टिंग इश्यूज है, मतलब वही फिट एंड फिनिश में ही आपका आ जाता है, ये कवर हो जाता है। इसके अलावा जो मेजर है वो है आफ्टर सेल सर्विस, जिससे सब कोई परेशान है। हालांकि मैं पर्सनली परेशान नहीं हूँ, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मैं जब भी गाड़ी सर्विसिंग कराने जाता हूँ, साथ में पापा रहते हैं मैक्सिमम टाइम्स, तो हम डायरेक्ट जो भी जनरल मैनेजर होता है उस शोरूम का, बेसिकली उस सर्विस स्टेशन का, हम उसी से जाके डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं, और उनसे अच्छे से डील करने पे, उनसे बात करने पे फिर वो थोड़ा सा प्रिविलेज दे देते हैं, प्रायोरिटी भी दे देते हैं सारी चीज़ों में, और अच्छे से काम हो जाता है। मुझे कभी कोई भी कंप्लेन नहीं रहा टाटा से आफ्टर सेल्स सर्विस की। इसीलिए जब भी लोग इसकी बात करते हैं तो आई गेट कंफ्यूज कि ऐसे क्यों कह रहे लोग। बट या मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जहाँ पे बहुत बदतमीज़ी से इसके सर्विस स्टेशन में आप चले जाओ, या फिर इसके डिलीवरी एक्सपीरियंस के टाइम में लोगों को अच्छा डिलीवरी एक्सपीरियंस नहीं होता। बट पर्सनली मे बी आई एम लकी एनफ, बट मुझे ऐसा कोई भी इशू कभी भी फेस नहीं करना पड़ा। तो या इट्स ऑल्सो हैक, अगर आप भी जा रहे हो कभी, तो आप कोशिश करना कि थोड़ी देर जाके आप जनरल मैनेजर से बात कर लो वहाँ के, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो अगर आपके साथ कभी ख़राब एक्सपीरियंस रहा है तो, ताकि वो अश्योर कर सके कि आपके साथ भी ये ना हो। ये बेसिकली मेरा एक तरह से रिकमेंडेशन होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो ये थे इसके कुछ मेजर डीमेरिट्स, जो कि मुझे लगता है ये जो फेसलिफ्ट वर्जन आया है इसमें स्टीयरिंग का प्रॉब्लम तो इन्होंने सॉल्व कर दिया है, इंफोटेनमेंट सिस्टम भी बहुत बढ़िया कर दिया है, साथ में कैमरा क्वालिटी भी बढ़ा दिया है। बट क्लच के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने इसके कोई रिव्यूज़ नहीं देखे क्लच के बारे में। और फिट एंड फिनिश का तो अभी भी इशू है, ये मैंने देखा है, अभी भी फिट एंड फिनिश के इशू है, पैनल गैप्स हैं अभी भी। सो यार टाटा नीड्स टू इम्प्रूव ऑन दिस। इसके अलावा बात करते हैं अब मेरिट्स की, तो भाई इस गाड़ी में मेरिट ही मेरिट है। सबसे बड़ा मेरिट है टाटा का लोहा, जिसके कारण इसको मिलता है 5 स्टार रेटिंग। 5 स्टार रेटिंग जी एन कैप में पिछले साल ही हुआ, और टाटा सफारी एंड टाटा हैरियर दोनों को ही 5 स्टार रेटिंग मिली है, जो कि ऑब्वियस था, मिलना ही था वो तो। इसके अलावा इसका जो रोड प्रेजेंस है, इसके रोड प्रेजेंस का जो मेन रीज़न है वो है इसका साइज़। इसका साइज़ क्रेटा से बड़ा है और कम्पीट करता है, मतलब बढ़िया। अगर फॉर्च्यूनर के सामने खड़ा करो तो ठीक है, इसको ओवर एग्जैजरेट नहीं करूँगा मैं, फॉर्च्यूनर के लेवल का नहीं है, बट हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत सिमिलर सा लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। साइज़ इसका बड़ा है, इसमें स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। थर्ड इसकी जो मेरिट है, इसका लेग रूम हो या फिर बूट स्पेस हो, कभी भी किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, पीछे आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं, नॉट कंजस्टेड, आराम से बिल्कुल बैठ सकते हैं। और केबिन, क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ और विंडोज़ काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो उसके कारण केबिन में भी ना बिल्कुल भी कंजेशन नहीं होता, सफोकेशन नहीं फील होता, बहुत एयरी सा केबिन रहता है इसका। इसके अलावा और बोले तो फिर हाँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी के कारण इसका एक और एडवांटेज ये है कि जो आपको स्टेबिलिटी मिलती है हाई स्पीड पे, अगर आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हो, मैं वैसे रेकमेंड नहीं करूँगा, बट हाँ मैं गाड़ी को 190 तक लेकर जा चुका हूँ, 190-195 तक, और गाड़ी में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत स्टेबल गाड़ी चल रही थी। वैसे आपको नहीं चलाना चाहिए, और ये भी मैं एक दफ़ा ही बस लेकर जा चुका हूँ, बस ऐसे ही जब गाड़ी नहीं होती है तो आपको स्पीड टेस्ट करने का मन करता है, बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग अ हैचबैक बिफोर, तो मुझे था कि एक बार एक्सपीरियंस करना है ये स्पीड को भी, बट आई वोंट रिकमेंड अगेन। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मैं ये नहीं करता, अब मैं हार्डली 120-130 चलाता हूँ, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं चलाता। सो आई विल रिकमेंड द सेम टू यू गाइज। इसके अलावा मेरिट इसकी ये है कि इसमें इंजन नॉइज़, लोग बोलते हैं कि नॉइज़ सही है, बट बाकी डीजल इंजन के हिसाब से मुझे इसका नॉइज़ उतना ज़्यादा नहीं लगता, पर्सनली आई एम स्पीकिंग। अगर आप गाड़ी मेंटेन करके रख रहे हो तो, और टाइमली सर्विसिंग वगैरह करा रहे हो, तो आपको मुझे नहीं लगता इंजन की भी कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ ठीक है, डीजल इंजन में ऑलरेडी आवाज़ होती है, बट इसके पहले मेरे पास टोयोटा की ईटियोस थी, ईटियोस क्रॉस, उसमें इंजन नॉइज़ इससे ज़्यादा था, तो उसके सामने मुझे ये कम लगता है। सो या दैट वाज अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस कार। सो गाइज, अब फाइनली मैं बात करूंगा अपने जजमेंट की कि आपको 2024 में टाटा हैरियर बाय करनी चाहिए या नहीं, या फिर किन लोगों को बाय करनी चाहिए।
तो गाइज बात सीधी सी है, अगर आपका रिक्वायरमेंट बस सिटी ड्राइव के लिए है, सिर्फ और सिर्फ सिटी ड्राइव एंड हार्डली एनी लाइक लॉन्ग टूर या फिर हाईवे ड्राइव, तो भाई आप लोगों को टाटा हैरियर नहीं लेनी चाहिए। इसका रीज़न मेन ये है क्योंकि इसका जो साइज़ है वो सबसे बड़ा इशू है। इसका साइज़ मैसिव होने के कारण, मैसिव एज एन बिग होने के कारण, बड़ा साइज़ होने के कारण आप इसको हर जगह लेके नहीं जा सकते। पार्किंग की बहुत इशू आती है, मुझे पर्सनली आती है। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो भाई आपको हर जगह पार्किंग अवेलेबल नहीं है दिल्ली में। बट अगर आपको हाईवे पे जाना है, आपको फैमिली ट्रिप्स आप करते रहते हो, फ्रीक्वेंट नहीं हो फिर भी अगर करते रहते हो हर 2-3 महीने पे, 4 महीने पे, और हाईवे के लिए कोई गाड़ी चाहिए जो कि मतलब दोनों पर्पस सर्व कर दे, सिटी वाले भी और हाईवे वाले भी, तो आपको डेफिनेटली टाटा हैरियर के लिए जाना चाहिए। और अब तो टाटा हैरियर के लुक्स एंड ऑल बहुत ही क्लियर हो गए, जिससे रोड प्रेजेंस बहुत ही बढ़िया मिलती है। हेड टर्नर बन चुका है जो नया वाला टाटा हैरियर है। मुझे भी पर्सनली ये अपने वाले से वो अब जो नया वाला आया वो ज़्यादा पसंद है लुक्स के मामले में। सो या अगर आप दोनों ही देख रहे हो तो यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड, चाहे आप हाईवे ड्राइव करो या सिटी ड्राइव करो या फिर हिल्स पे ड्राइव करो। तो या इन 2024 इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कार, और कंपटीशन भी इसमें ज़्यादा कुछ बच नहीं गया है ही नहीं। एल्काज़ार है 7 सीटर में है तो उसके लिए सफारी है। हैरियर 5 सीटर में इसका कॉम्पिटिटर मुझे पर्सनली अभी तक कोई नहीं दिख रहा मार्केट में, इसीलिए ये शायद अनडिस्प्यूटेडली सेल्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है टाटा के लिए, और काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। तो गाइज़ यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स, फर्दर व्लॉग्स। बहुत ही ज़्यादा व्लॉग्स आने वाले हैं। अब हाल फिलहाल में मैं ट्रिप्स भी करूँगा आने वाले 1-2 महीने में, उसकी प्रिपरेशन शुरू कर चुका हूँ ऑलरेडी, और देखते वो सोलो होगा या फिर ग्रुप के साथ होगा। मोस्ट प्रोबेबली सोलो ही होगा। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।